Hello everyone, very good morning. Myself Rohit Mehta. In this video, we are going to talk about structure and organization of banks and what are the different types of banks we are going to talk about. When we talk about India, यहाँ पे दो बहुत बड़ा सेक्टर चलता है. एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंकिंग का, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर बैंकिंग का. If you have seen in different movies and different other parameters, अगर आपने कुछ रिसर्च इसके ऊपर की है तो you will find India was basically running its banking business on unorganized sector. जहाँ पे हम बात करते थे मनी लेंडर्स की, जहाँ पे हम बात करते थे इंडिजीनियस बैंकर्स की, ठीक है ना. जो साहूकार होते थे वो पैसा उधार पे देते थे, जमीन गिरवी रखवाते थे, जेवर गिरवी रखवाते थे, ये सारी चीजें चलती थी. फिर धीरे धीरे 1800 के बाद, जैसा आपने देखा था 1806 के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक आया, देन सेकंड एंड थर्ड, देन एमलगमेशन वाज मेड और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हुआ. फिर 1934-1935 में आरबीआई को लाया गया सिस्टम के अंदर. 1954-55 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ. फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, आफ्टर जिसको कहते हैं ना पोस्ट इंडिपेंडेंस, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन बैंकिंग हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली. बहुत ज्यादा ग्रो हुआ. एंड यू विल फाइंड देयर आर मोर देन 30 बैंक्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया राइट नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट बिग वंस, नॉट इवन स्मॉलर वंस. सो बहुत ज्यादा ही ग्रोथ मिला इंडियन बैंकिंग सिस्टम को. तो जब हम लोग बात करते हैं इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट स्टिल कैटेगराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट्स, जो कि आज भी प्रिवेल कर रहा है. Institutions in the organized market have grown significantly and are playing an increasingly important role. Since 1947 till 2020, yes, it has grown up very big. Or you can see on the balance sheet and you can see the profitability of commercial banks and other banks. They are growing tremendously. So यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा चल्क ये ऑर्गेनाइज सेक्टर ने कलेक्ट किया है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का. बट स्टिल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कंप्राइजिंग ऑफ द मनी लेंडर्स एंड इंडिजीनियस बैंकर्स. Yes, they cater to the needs of a large number of people, but in terms of amount बहुत छोटा होता है. जहाँ हम बात करते हैं कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स मिलके बहुत बड़े अमाउंट को कैटर करते हैं, उसी तरह हम ये बात करते हैं कि छोटे ये मनी लेंडर्स और जो अपने इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं, ये पॉपुलेशन के हिसाब से तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कैटर करते हैं, बट द अमाउंट विच दे आर बेसिकली लेंडिंग इज नॉट दैट बिग. तो स्टिल yes, the things are going on, काम चल रहा है इसके ऊपर. स्टिल जनधन योजना जो आपने देखा है अपने मोदी जी लाए थे, करोड्स ऑफ अकाउंट्स वर ओपन अंडर इट, और धीरे धीरे उनको मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश जारी है. Moving further, we are going to talk about different types of banks which are operating in India. Yes, definitely we can say that it is operating in India. So one of the most important one, that is commercial banks. As the name suggests, their main motive is to make profit. Profit आएगा कहाँ से? तो again the same system. वो उनके पास से पैसा लेते हैं जिनके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, और उनको कुछ इंटरेस्ट देते हैं, सपोज 3%, 4%, FD पे 6 to 7%, और उनको ये पैसा अवेलेबल कराते हैं जिन्हें उन पैसे की रिक्वायरमेंट है, जैसे एजुकेशन लोन, जैसे बिजनेस लोन, जैसे मशीनरी लोन, वर्किंग कैपिटल लोन. इस फॉर्म में उनको पैसा अवेलेबल कराया जाता है और उनसे कुछ इंटरेस्ट बैंक्स चार्ज करते हैं. अब इन दोनों का इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आप देखोगे कि जब बैंक देती है इंटरेस्ट तो इट इज हार्डली अप्रोक्सीमेटली 8% मैक्सिमम यू कैन सी. और जब बैंक कस्टमर से इंटरेस्ट लेती है तो इट स्टार्ट विद 7%, 8%, 9%, 10%, 12%, 13%, 14% ऑन पर्सनल लोन्स. सो ये डिफरेंस होता है दोनों के इंटरेस्ट रेट के बीच में. यही बेसिकली कमर्शियल बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, और इसी तरह कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करता है अपने मेन मोटिव को लेते, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी. यस, they definitely play a very important role in the modern economic organization and development. Then comes the second one, that is exchange bank. Exchange bank का जो role होता है, it is basically very much significant and it is related with foreign trade of a country.
their main target is, their main functions can be said as to discount, to accept, and to collect the foreign bills of exchange. And apart from it, they also buy and sell foreign currencies and help businessmen to convert their money into any foreign money they needed. जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया और अमेरिका की, तो जो डॉलर टर्म्स की हम लोग बात करते हैं, अगर हमारा कोई एक सेटअप है, हमारा एक सिस्टर कंसर्न है यूएस में, एंड आई रिक्वायर फंड्स फॉर दैट इन यूएस, तो मैं एक्सचेंज बैंक के थ्रू ये ऑपरेट कर सकता हूं और अपने सब्सिडियरी को, अपने सिस्टर कंसर्न को मैं वो पैसा वहां पे अवेलेबल करा सकता हूं. The third bank which you can see is industrial bank. As the name suggests, industrial bank का काम क्या होता है? They are basically helping out the large scale industries and medium scale industries for catering the need of the finance. जो large scale industries और mid scale ये कह सकते हैं हम लोग, इन इंडस्ट्रीज को जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो बैंक्स कोशिश करते हैं, वो इंडस्ट्रियल बैंक्स कोशिश करते हैं कि उन लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के नीड को टैकल किया जाए. यस, दे डू नॉट डील इन शॉर्ट टर्म एडवांसमेंट ऑफ फाइनेंस. इनका ज़्यादातर लॉन्ग टर्म होता है. जो फंडिंग इनके पास डिपॉजिट के तौर पे आती है वो भी बहुत लॉन्ग टर्म रहती है, तो वो आसानी से फॉरवर्ड कर पाते हैं इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को. इंडिया की बात करें तो देयर आर 3 मेजर वंस एस्टैब्लिश्ड वे बैक नियर बाय इंडिपेंडेंस टाइम. 1948 में अपना IFCI एस्टैब्लिश किया गया था. देन केम ICICI. 1964 में वी विल सी IDBI which was basically established for the development of industrials in India. So बहुत सारे इस तरह के आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स मिलेंगे जो कि इंडिया में उन इंडस्ट्रीज के नीड को कैटर कर रहा है और उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है. देन कम्स द एग्रीकल्चरल बैंक. इनका जो मेजर रोल है वो है बेसिकली फंड्स उनको प्रोवाइड करना जो कि एग्रीकल्चरल रिलेटेड या एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. अगर एग्रीकल्चरल बैंक का हम लोग एग्जांपल लें तो नबार्ड इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल. एग्रीकल्चरल बैंक्स ज्यादातर लॉन्गर पीरियड जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने का कोशिश करता है. लॉन्गर पीरियड क्यों? लाइक जमीन लेनी है, हेवी प्लांट एंड मशीनरी, ट्रैक्टर्स परचेज करने हैं, तो ये सारा फंडिंग, शॉर्ट टर्म फंडिंग बहुत मुश्किल हो जाता है उन फार्मर्स के लिए. तो वहां पे एग्रीकल्चरल बैंक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू दी फार्मर्स. देन कम्स कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स एज द नेम सजेस्ट दे कोऑपरेट, मतलब हर एक बंदा जो कोऑपरेटिव बैंक का पार्ट है वो अपने आप में एक शेयर होल्डर के तौर पे ऑपरेट करता है. एंड दे कम टुगेदर, एस्टैब्लिशेस अ बैंक एंड दे स्टार्ट ऑपरेटिंग एज अ बैंक. और ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म नीड्स जो होती है फार्मर्स की या मीडियम स्केल की जो हम लोग बात करते हैं उनको ये फुलफिल करने का काम करता है. सो कोऑपरेटिव बैंक्स यू विल फाइंड, जो हम लोगों ने बात की थी, देयर आर 3 tiers बेसिकली at a primary lending societies. Then comes the district level and the state level. सबके बारे में हम लोग further discuss भी करेंगे. Then we have got saving banks. In saving banks you will find, जो अपने देखते हो ना आप लोग, पोस्ट ऑफिसेज होते हैं. अब उनको जैसे कहा जाता है पोस्ट ऑफिसेज बैंक्स की तरफ ये ऑपरेट करने जा रहे हैं आने वाले समय में. These are saving banks. दे आर बेसिकली, उनको क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, उनका ये काम है कि जो स्मॉल सेविंग्स होते हैं छोटे छोटे लोगों के, उनको वो कैटर करता है और डिपॉजिट के तौर पे लेता है, और जहां उस फंड्स की जरूरत होती है वहां पे उस फंड्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है. मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर्स की, उनको वो प्रोवाइड कर दिया जाता है. तो दैट इज सेविंग बैंक्स का जो कंसेप्ट इंडिया में ऑपरेट करता है. देन द सेंट्रल बैंक, वो अथॉरिटी जो सारे बैंकिंग सिस्टम, सारे फाइनेंशियल सेगमेंट को कंट्रोल करती है, जो अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे ऑपरेट करता है और पूरे अथॉरिटीज को बेसिकली मैनेज करता है. और इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है जब लोग सेंट्रल बैंक की बात करते हैं,
नेम्स कैन बी डिफरेंट। अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि ऑपरेट करता है और वो सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर नज़र बनाए रखता है, और डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट लॉज, ये टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है ताकि एक इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस को कंटिन्यूएशन में रखा जा सके। देन द नेक्स्ट वन, these two जो आप देख रहे हो नीचे के समय, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स, दे आर वेरी मच न्यू इन इंडियन कंटेक्स्ट। स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ज़्यादा पुराना अभी नहीं हुआ है। जैसे हम लोग बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, दीज आर सम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विच आर coming in Indian financial market या Indian banking system. These banks caters to a niche segment in the society and help with financial inclusion of sections which are not taken care by other leading banks. They look after the micro industries, unorganized sector, small farmers, etc. वो सेगमेंट जो कि एक तरह से बड़े ये जो बैंक्स आप देखते हो ना, कमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, जिसको नहीं सपोर्ट दे पाता है, उनको ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली सपोर्ट देने का काम करता है। एंड अगेन अ न्यू कंसेप्ट दैट इज पेमेंट बैंक्स, जो आप लोग अभी सुनते हो बहुत सारे, पेटीएम, भीम ऐप, एयरटेल का अपना पेमेंट गेटवेज आया हुआ है, ये सारे जितने भी हैं, दे आर बेसिकली दी पेमेंट बैंक्स। यस, दे अगेन ऑपरेट एज अ बैंक बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशंस। अगर देखा जाए रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, तो मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, इज एक्सेप्टेड बाय दीज बैंक्स इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट। जबकि ये दूसरे बैंकों में क्या होता है, आप 1 लाख से ज्यादा कोई भी अमाउंट कर सकते हो, लेकिन इनके अंदर वो चीज अलाउ नहीं होती है। एंड दे ऑल्सो वर्क in the same way as the other commercial banks operate, such as ATM cards, debit credit cards, net banking, mobile banking, etc. तो सारे functions इनके basically एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन जो differentiation आता है वो आता है कि payment banks small needs को ही टैकल करता है, न कि बड़े नीड्स को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि चलता रहता है। अब ये जितने भी टाइप्स ऑफ बैंक आप देख रहे हो, ये सब इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं आज के डेट में, और in coming times you will find newer concept, newer types of bank which is again going to creep in. Yes, the Central Bank of India, that is the Reserve Bank of India, is keeping a tight look, और licensing होती है इन सब चीजों की, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है before coming into banking segment, or then you can operate in Indian banking system. So I hope this video is helpful and it will help you understanding the different types of banks which are basically operating in India. And in further slides, further videos, we will find और क्या क्या structural change होते हैं, commercial banks कैसे operate करता है. So thank you. Have a nice day.